हेलो स्टूडेंट, आज मैं अब ये हिस्ट्री का नवा पार्ट शुरू होने जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है, इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने गुप्त काल की चर्चा की थी। जो गुप्त काल का समय है 319 ईस्वी से 540 ईस्वी। अब 540 ईस्वी के बाद जाहिर सी बात है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई और ये करीब करीब 647 ईस्वी तक गुप्तोत्तर काल है और पूर्व मध्य काल भी आप इसे कह सकते हैं, या वर्धन वंश का काल है। और आपको पता है 8वीं शताब्दी से फिर मध्यकाल शुरू हो जाता है। तो ये एक ट्रांजिशन फेज़ है, इसमें छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई और केंद्रीय सत्ता का अभाव रहा। लेकिन कुछ दिनों तक उत्तर भारत में वर्धन वंश, हर्षवर्धन वगैरह का काल रहा, तो उसको हम देखेंगे। तो छूट-फूट शासन बहुत ज़्यादा थी, विकेंद्रीकरण गुप्त काल के बाद हुआ। उम्मीद है कि आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और ये समझिए कि प्राचीन भारत का ये आखिरी चैप्टर है। इसके बाद जब हम सारे को बना लेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये प्रक्रिया चलेगी, तो प्राचीन काल का एक पूरा समरी बनाएंगे एक वीडियो में। प्राचीन का जो सबसे महत्वपूर्ण आएगा, करीब 1 घंटे का वीडियो होगा और सारे महत्वपूर्ण बिंदु को हम समाहित करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है एग्ज़ाम अनसर्टेन होता है, कंपटीशन अनसर्टेन होता है। हम कोशिश पूरी करते हैं, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक टीचर होने के नाते हम लोग अपना पूरा प्रयास करते हैं। हम 1 घंटा में भी कोशिश करते हैं, हम 10 घंटे में भी कोशिश करते हैं, हम 6 महीने में भी कोशिश करते हैं। हम अपना अल्टीमेट देते हैं। लेकिन एग्ज़ाम की कोई सीमा नहीं होती है, कंपटीशन है। तो कोई भी चीज़ मतलब अल्टीमेट नहीं होता है कि हो सकता है। और आपको पता है हिस्ट्री में 10-10 साल लोग रिसर्च करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च करते हैं, ज्योग्राफी में रिसर्च करते हैं। ज्ञान जो है ना अथाह है, लेकिन हम उसको सीमित करने की कोशिश किया है। हमने बहुत हद तक जहाँ जहाँ प्रश्न पूछे गए हैं और विभिन्न एग्ज़ाम में उसको हम समाहित करने की कोशिश की, और पूरी संभावना है कि इससे आगे के प्रश्न नहीं आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मसला हल हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न लेते हैं। हर्षवर्धन के समय, तो ये गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश, ये जो है 647 ईस्वी तक चलता है। गुप्त काल 319 से 540 और 540 से 647 ईस्वी तक गुप्तोत्तर काल है, या हर्षवर्धन या वर्धन वंश काल है, आप जो कहिए। तो बहरहाल इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ये क्वेश्चन हर जगह IAS, PCS, ASM, SSC हर जगह आ चुका है और आप में से सबको पता भी है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री आया? ह्वेनसांग। और नेक्स्ट, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? ऑप्शन देता हूँ मैं। महेंद्रवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम, परमेश्वरवर्मन प्रथम, परांतक प्रथम। SSC का प्रश्न है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? सही उत्तर है नरसिंहवर्मन प्रथम। थानेश्वर में वर्धन वंश ऑब्लिक पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उस राजा का नाम है पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वंश की स्थापना की पुष्यभूति वर्धन ने। और नेक्स्ट, वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? SSC में आया हुआ प्रश्न है। मैं ऑप्शन देता हूं। कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, हर्षवर्धन। सही उत्तर है हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? PCS, SSC और डिफरेंट एग्जाम में, और आप नाम भी जान रहे हैं क्योंकि ये रटुआ टाइप क्वेश्चन माना जाता है। तो जाहिर सी बात है हर्षवर्धन के लेखक हैं कालिदास, वानभट्ट, वाल्मीकि, व्यास।
सही उत्तर है वानभट्ट। नेक्स्ट, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो उस मयूर शर्मन ने अपनी राजधानी वैजयंती या वनवासी को बनाई थी। वैजयंती या वनवासी। हमने कहा छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई इस काल में, तो काफ़ी छोटे राज्य हैं। अब इनमें आपको क्या करना है? उस राज्य की राजधानी, उसके संस्थापक, इतना नाम ज़रूर याद होना चाहिए, मिलाने के लिए आता है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन किसी को अनइम्पॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता है कंपटीशन में। तो बहरहाल ये इस बात का ख्याल रखें, कौन सा वंश कौन संस्थापक है, कहाँ राजधानी थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए कुछ राजवंश और उसके संस्थापक कौन है मैं बताता हूँ। वर्धन पुष्यभूति, जो पुष्यभूति वर्धन है, वर्धन वंश के संस्थापक है। मौखरी के संस्थापक ईशान वर्मा, मौखरी वंश। और वाकाटक, वाकाटक के संस्थापक विंध्या शक्ति। और एक है मैत्रक राजवंश, इसके संस्थापक है भट्टार्क। मैत्रक के संस्थापक भट्टार्क, ये मिलाने वाला आया हुआ है। नेक्स्ट, अब राजधानी को देखते हैं। वर्धन की राजधानी थानेश्वर, आप जानते हैं हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। मौखरी की कन्नौज, वाकाटक की दक्कन, मैत्रक की वल्भी। इसको थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, फैक्ट है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एएसएम, एसएससी और रेलवे बैंकिंग में आया हुआ प्रश्न है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ऑप्शन देता हूं, शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय, भास्कर वर्मा। सही उत्तर है शशांक। हर्ष का समकालीन था। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे और समूह सब में आ चुका है ये। ऑप्शन देता हूं, चालुक्य, राजपूत, हर्षवर्धन, शक। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि वो आखिरी सत्ता थी और उन्होंने उत्तर भारत पे शासन किया था। ह्वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा? ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ह्वेनसांग तो हर्षवर्धन के काल में आया है, तो जाहिर सी बात है उसी का गुण गाएंगे, उन्हीं के बारे में कुछ कहेंगे। सकलोत्रापथनाथ किसे कहा गया? सकलोत्रापथनाथ, हर्षवर्धन को। प्रतापशील, हून हरिन केसरी, महाराजा धीराज नामक उपाधियां किसकी थी? प्रतापशील, हून हरिन केसरी, महाराजा धीराज। ये राजा का नाम है प्रभाकर वर्धन। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। वानभट्ट किस साम्राज्य के राज दरबारी कवि थे? एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। हर्षवर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? ऑप्शन आता है, प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज, राजगृह। कन्नौज। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में इस बात का वर्णन होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया?
चलिए ऑप्शन देता हूँ, ये पहले भी गुजर चुका है, इस तरह का प्रश्न आता है। हर्षवर्धन, आदित्यवर्धन, राजवर्धन प्रथम, राजवर्धन द्वितीय। हर्षवर्धन। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा। सही उत्तर है इसका हरियाणा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में आया है, पीसीएस में आया है, एएसएम में, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी में भी आया हुआ है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन देता हूं, पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज, थानेश्वर। कन्नौज आया हुआ प्रश्न है। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन, फिरदौसी, वानभट्ट, वराहमिहिर, कोई नहीं। क्लियर है ऑप्शन से? वानभट्ट जो हर्षचरित के लेखक हैं। ये सारे आ चुके हैं क्वेश्चन, एसएससी, समूह, बैंकिंग वगैरह। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? ऑप्शन, मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, पेशावर। प्रयाग। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में। हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था, सीयू की रचना। सही आंसर है सीयू की रचना। इस क्वेश्चन सुन लीजिए, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था, सीयू की रचना। सीयू की एक पुस्तक है, उसकी रचना ह्वेनसांग ने किया, इसलिए उनको याद किया जाता है। ह्वेनसांग को सीयू के कारण याद करते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ कहाँ किया था? ऑप्शन आ चुका है, ये पीसीएस में आया है। ऑप्शन देता हूँ, कन्नौज, प्रयाग। प्रयाग, थानेश्वर। थानेश्वर, वल्भी। वल्भी, प्रयाग। तो पहला कन्नौज में किया, दूसरा प्रयाग में। कन्नौज, प्रयाग सही आंसर है इसका। नागानंद का रचनाकार कौन था? पीसीएस का प्रश्न है, 1995। नागानंद का रचनाकार वानभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति, भास। हर्षवर्धन। कवि वानभट्ट निवासी था, कहाँ का निवासी था? पीसीएस का प्रश्न है। पाटलिपुत्रा, थानेश्वर, भोजपुर, कोई नहीं। ऑप्शन से क्लियर है, थानेश्वर। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। पीसीएस का प्रश्न है। वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्रा, कांची। मथुरा। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? वानभट्ट, विशाखादत्त, वात्स्यायन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन खुद इन्होंने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। ये क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में आ चुका है, एसएससी में भी आया है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? आ चुका है क्वेश्चन। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, शशांक। गुर्जरों को पराजित किया शशांक ने, सॉरी हर्षवर्धन ने। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? सही उत्तर है हर्षवर्धन। आ चुका है ये प्रश्न, आरएएस 1996 में आया है। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी?
गौर नरेश शशांक। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन शक शासक रुद्रदमन से, मौखरी नरेश गृहवर्मा से, वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति से, मैत्रक नरेश भट्टार्क से। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ? मौखरी नरेश गृहवर्मा से हुआ था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? आंसर अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। आप लोग एक जगह ये कैलकुलेट करेंगे कि कौन कौन से क्या संवत भारत में हुए हैं। तो विक्रम शक और गुप्त तो आप जानते ही हैं, और एक हर्षवर्धन हर्ष संवत भी है जो 606 ईस्वी में मिलाने के लिए आ जाता है। तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्ष संवत का आयोजन हुआ, प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? ध्रुव सेन द्वितीय। अब देखिए, हर्षवर्धन ने अपनी बहन की शादी एक राजा से की और एक बेटी की शादी एक राजा से की। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि राज्य शक्ति को बढ़ाने के लिए शादियां भी काफ़ी काम आती है। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? अभी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। उत्तर प्रदेश। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी ऑब्लिक बादामी। जो उसका राज्य है उसका नाम है वातापी या बादामी का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जो हर्षवर्धन को हरा चुका था। एकमात्र राजा था जो हर्षवर्धन को हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। इसका भी ख्याल रखेंगे आप। हर्षवर्धन को किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय को भी किसी ने हराया है, अभी गुजरा था। किसने किसको हराया है? और यहाँ कोई शक्तिशाली नहीं है, किसी न किसी को कोई न कोई ज़रूर हराया है। ध्यान ये रखना है कि किसने किसको हराया है। सामने क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? वेन सांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। वेन सांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ऑप्शन 12, 13, 14, 20। 14 साल। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, कोई नहीं। हर्षवर्धन। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? आईएएस का प्रश्न है, पीछे भी जा चुका है। देखिए, पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका नर्मदा नदी पर। पीछे भी गुजर चुका है इस तरह का प्रश्न। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? ताई त्सुंग के पास, ताई त्सुंग, ताई से याद कीजिएगा, ताई के पास राजदूत भेजा हर्षवर्धन ने, चीन के राजा के पास भेजा था। और नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा।
अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो चीन के 3 चीनी यात्रियों को हर्षवर्धन के दरबार में जो राजा था ताई तुसुंग ने भेजा था, उनमें जो अंतिम हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा था उसका नाम था वांग ह्वेन तसे। वांग ह्वेन तसे, समझ में आ रहा है? वांग ह्वेन तसे। एक तो ह्वेन सांग, एक इत्सिंग और एक वांग ह्वेन तसे। क्लियर? नेक्स्ट, कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन वानभट्ट, कालिदास, भर्तृहरि, मयूर। आप जानते हैं कालिदास तो गुप्त काल का है, तो ऑप्शन क्लियर है। पहले अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप में दिया। आता है ये प्रश्न, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। देखिए, रचना को रचनाकार से मिलाना है। हर्षचरित कादंबरी क्लियर है, वानभट्ट की रचना है। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक भर्तृहरि की रचना है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद खुद हर्षवर्धन की रचना है। 3 रचनाएं हैं उनकी, बहुत मशहूर है, और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। सूर्य शतक मयूर की रचना है, सूर्य शतक। और भी है अवंती, मिलाने का अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था। सिंहनाद हर्षवर्धन का महासेनापति। कुंतल सेनापति, अश्व सेनापति था कुंतल। और देखते हैं, पीसीएस का प्रश्न है, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन देता हूँ, थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर, कोई नहीं। कन्नौज, क्योंकि ज़्यादा अवधि तक राजधानी कन्नौज रही है। थानेश्वर से हर्षवर्धन ने कन्नौज राजधानी को परिवर्तित कर दिया था, इसलिए सही ऑप्शन। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पीसीएस में आया है, तो यहाँ पे ये देखना है कि थानेश्वर जो राजधानी थी पर वो छोटे काल तक थी, ज़्यादा था कन्नौज। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? 1/6 से 1/10, यानी 6ठा भाग से 10वां भाग तक भू राजस्व। और कॉमनली आप जान लीजिए, प्राचीन भारत में, गुप्त काल में भी आपने देखा है, मौर्य काल में भी 6ठा भाग कर था। भू राजस्व की सीमा 1/6 जनरली होती है। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है और आप कंफ्यूजन में है तो 1/6 आप मार दीजिए ऑप्शन में। और आगे चल कर के कहीं 1/3 भी है, 1/4 भी है, लेकिन प्राचीन भारत में कॉमनली 1/6 है। और 1/6 to 1/10। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था, एरीपत्ती। ऑप्शन, जलाशय की भूमि, चारागाह की भूमि, जंगली भूमि, कोई नहीं। जलाशय की भूमि को एरीपत्ती कहते हैं, एरीपत्ती। अग्रहार का अर्थ था, आता है ये प्रश्न कई बार आया है, अग्रहार। डायरेक्ट आंसर बताता हूं आपको, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, अग्रहार। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। घंटी यंत्र ऑब्लिक तुला यंत्र का प्रयोग होता था
डायरेक्ट आंसर, खेत की सिंचाई के लिए। घंटी यंत्र या तुला यंत्र किसके लिए होता था? खेत की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? ऑप्शन, मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनत्सांग, इत्सिंग। बड़ी अच्छी बात कहा उन्होंने, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। ऑप्शन, मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनत्सांग, इत्सिंग। सही आंसर है ह्वेनत्सांग। तो और बाकी कुछ और मैं देख लेता हूँ अगर बहरहाल। नेक्स्ट, इस काल में सबसे ज़्यादा स्थिति किस वर्ग की खराब हुई? वैश्यों की स्थिति खराब हुई क्योंकि व्यापार और वाणिज्य का ह्रास हुआ था। इस काल में दो बड़ी घटना हुई सामाजिक स्तर पे। विदेशी जातियों का आत्मसात्मीकरण हो रहा था और जाति प्रथा की कठोरता बढ़ती जा रही थी। ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। और इस काल में शूद्र जातियों में व्यापक वृद्धि हुई। उसका कारण क्या है? मिश्र जाति के मिश्रित जातियों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप। अब जो लोग बाहर से आते थे, तो बाहर से आने वाले को आप समझ लीजिए कि जिनको एक्सेप्टेंस मिल गया एज ए ठाकुर या क्षत्रिय में तो ठीक है, और जिनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला वो शूद्र हो गए। तो शूद्रों की संख्या बढ़ गई क्योंकि जिनको भी स्वीकृति नहीं मिली एज ए क्षत्रिय, वो स्वतः शूद्र में मान लिए गए। तो शूद्र जाति में व्यापक वृद्धि हुई थी। और एक कंसेप्ट है ब्राह्मण क्षत्रिय। जो ब्राह्मण जाति के कर्म को छोड़कर क्षत्रिय के कार्यों को अपना लिया था, उसको ब्राह्मण क्षत्रिय कहते हैं। एक है क्षत्र ब्राह्मण जो युद्ध करके जीविका चलाता है, क्षत्र ब्राह्मण। और अल्बेरूनी ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है? अल्बेरूनी ने 4 जातियों का, परंपरागत जातियों का उल्लेख किया है जिसको अंत्यज कहा है। और सत ब्राह्मण किसे कहते हैं? सत ब्राह्मण सूत पिता और वैश्य माता की संतान को सत ब्राह्मण कहते हैं। कल्हण ने कितनी राजपूत जातियों का वर्णन किया है? कल्हण 36 राजपूत जातियों का, क्योंकि राजपूत आ रहे थे। तो राजपूत जब बाहर से आ रहे थे तो राजपूतों की जातियां भी बढ़ती जा रही थी। और वर्ण संकर जातियों की सबसे लंबी सूची किसने दी? वैजयंती ने दी। उन्होंने कहा 64 वर्ण संकर जातियों का उन्होंने उल्लेख किया।
वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति क्यों मानी जाती है? प्रतिलोम विवाह के कारण। प्रतिलोम विवाह में आपको पहले भी पता था कि उच्च कुल की लड़की होती है और निम्न कुल का लड़का होता है, तो ये वर्ण संकर हो गया। तो इसके कारण वर्ण संकर की तादाद बढ़ती चली गई। और आपने देखा कि मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल में एक ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह था जो पूर्वी तट पर था, काफ़ी मशहूर था। उसका स्थान कौन ले लिया? तो उसका स्थान सप्तग्राम करके एक बंदरगाह ने ले लिया। मंदिरों में दान में दी गई भूमि को क्या कहते हैं इस काल में? दैवदेय। अब ब्राह्मणों को पूरे गांव की भूमि जब दान में दी जाती थी उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मदेय। दैवदेय मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि, अब ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को, और अग्रहार वो भूमि जो व्यक्तिगत रूप से ब्राह्मण को टैक्स फ्री यानी कर मुक्त भूमि थी। और एक है नीवी या अक्षय नीवी, स्थायी पूंजी को कहा जाता था। और राज्य का राजस्व एकत्रित कौन करता था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचकुल समिति। तो बहरहाल मैंने बहुत व्यापक स्तर से गुप्तोत्तर काल को कवर करने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सही गठन किया होगा। और बार बार इसको, क्योंकि इस काल में और इसके बाद के काल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा राजा हैं, बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में लड़ाइयाँ हो रही है, तो बहुत काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। तो बहरहाल कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है उसको आप याद कीजिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे जाइए। पहले कुछ जो प्रश्न आते हैं, जो टेंडेंसीज है, उस पर ध्यान दीजिए। और कॉम्प्लेक्सिटी पे तो मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ गुप्त काल पे रिसर्च कीजिएगा तो 5 साल कम है, सिर्फ मौर्य काल पे रिसर्च कीजिएगा तो भी 5 साल कम है, सिर्फ अकबर पे रिसर्च कीजिएगा तो 5 साल कम है। 5 साल में भी नॉलेज नहीं होगा। तो हमें कैसे तैयारी करना है? आप गोल ओरिएंटेड रहें, लक्ष्य उन्मुख रहें। आप ये देखें क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, वही आपका गाइडलाइन है, उसको आप मेनली फोकस्ड रखें। अब आप ये देखिए, अब आप आईएएस से लेकर के ग्रुप सी तक के इतने प्रश्न जो हज़ारों आए हैं, 500 प्रश्न को अगर आप देख जाते हैं तो संभावना है कि प्रश्न उन्हीं में से जो है तोड़ मरोड़ के एक नया प्रश्न बनाया जाएगा। तो इसलिए आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है प्रश्नों की। हाँ, जब आप आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम देते हैं तो सिर्फ फैक्ट के कलेक्शन से और प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी पर आपको बेस रहना होगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये